नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। 130 गोल्ड मेडल सहित अब तक 170 मेडल जीत चुके हिमाचल के वीर सपूत शूटर अब जल्द विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं और उनकी पसंद भी हिमाचली लड़की ही होगी। विजय शूटर ने श्री नैना देवी मंदिर में परिवार सहित मां के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये खुलासा किया। एशियन गेम्स के पदक विजेता विजय शूटर ने मां नैना देवी में माथा टेका और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके माता पिता उनके लिए लड़की की खोज में जुटे हैं और वो शादी के लिए हिमाचली लड़की को ही प्राथमिकता देंगे। ये सब कुछ घर वाले लड़की देख रहे हैं और जैसे ही जहाँ संजोग होगा और जल्दी जहाँ पे होगी तो जल्दी शादी हो जाएगी। क्या हिमाचली लड़की पसंद करेंगे कि कोई बाहर से लेके आएंगे जी? वो सब डिस्कस कर रहे हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं अभी घर वाले और सर्च में लगे हुए हैं। बाकी आई थिंक हिमाचल में ही करेंगे। विजय ने कहा कि उनकी फौज में सर्विस जब तक है वे फौज से ही जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने मां नैना देवी से मन्नत मांगी थी कि अगर एशियन गेम्स में मेडल जीता तो परिवार सहित मां के दरबार में पहुंचेंगे और वो मेडल जीतकर मां के दरबार में पहुंचे हैं। मंदिर के पुजारी मुकेश शर्मा ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण से पूजा करवाई। विजय कुमार ने कहा कि अब उनका ध्यान प्रशिक्षण शिविर में है और आगामी 2016 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मां नैना देवी के आशीर्वाद से वो अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। ये मेडल लेके आए तो उसकी बधाई देने आए थे हम माता के यहाँ माथा टेका और ये मांगी मन्नत कि हम ऐसे मेहनत करते रहें और आने वाले कंपटीशन में अच्छा करें। जी आगे क्या प्लान है विजय जी आपकी? अभी नेक्स्ट ईयर से हमारे वर्ल्ड कप के राउंड स्टार्ट हैं जहाँ पे ओलंपिक कोटा प्लेस है, तो कोशिश रहेगी कि वहाँ पे ओलंपिक कोटा जीतें और जो 16 में जो ब्राज़ील में ओलंपिक होना उसमें पार्टिसिपेट करें। मेरे टोटल मेडल 170 के आसपास हो चुके हैं, तो उसमें से अराउंड 120-30 जो गोल्ड मेडल हैं। ये सब कुछ अभी मैं जैसे आर्मी में बना हुआ हूँ, अभी 2 साल की और नौकरी बची हुई है तो वो मैं मिलिट्री में रह के ही पूरी कर रहा हूँ। उनके पिता सूबेदार बांकुराम ने कहा कि उन्हें अपने वीर सपूत पर नाज है और घर वालों को आशा है कि विजय ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाएंगे। जबकि माता रोशनी देवी ने भी मां के दरबार में मनौती की कि विजय ओलंपिक गोल्ड जीते। गोल्ड मेडल जीत कर आए और हम फिर पूरा परिवार सहित यहाँ आए। विजय कुमार ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें उनकी जीत पर सम्मान समारोह आयोजित करती आई हैं और वो आशा करते हैं कि ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सोलन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन बड़ोग और सोलन स्टेशन का अंबाला के डीआरएम अनिल कुमार कटवाल ने निरीक्षण किया और 2 दिवसीय दौरे पर आए अनिल कुमार कटवाल ने कहा कि सोलन और शिमला के बीच सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए सोलन शिमला के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सोलन दौरे के दौरान अंबाला के डीआरएम अनिल कुमार कटवाल ने रेलवे स्टेशन सोलन में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही रेलवे स्टेशन पर बनने वाले प्लेटफॉर्म का भी मुआयना किया। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए गए। सोलन में रेलवे का रेस्ट हाउस लंबे समय से बंद है, जिसे रेनोवेट करके चालू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इसे शीघ्र खोला जाएगा, जिससे यहां आने जाने वाले यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिल सके। शिवालिक ट्रेन के सोलन स्टेशन पर न रुकने की वजह बताते हुए डीआरएम ने कहा कि अगर सोलन में यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ शिवालिक ट्रेन का ठहराव बनाया जा सकता है। एक्चुअली हम कल आए थे, कल बड़ोग का इंस्पेक्शन किया, आज सुबह फिर बड़ोग का इंस्पेक्शन किया और सोलन में जनरल थोड़ा देखने आए थे। थोड़ा सरप्राइज भी था, लास्ट में लोगों को पता लग गया तो क्लीननेस का देखा था, प्लस 2 इशूज चल रहे थे। पुराना यहाँ पर रेस्ट हाउस बना हुआ है, काफ़ी देर से चालू नहीं हुआ है, तो उसमें देखने आए थे उसकी क्या कंडीशन है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम बता रहे थे यहाँ पे स्टाफ की, आरपीएफ स्टाफ की क्वार्टर्स नहीं है उनके, और इन जनरल देखने आए थे बर्तनी स्टेशन का कैसा है, क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली जो फैसिलिटीज़ देते हैं हम लोग वो टिकट सेल पे डिपेंड करता है। जितनी टिकट सेल होती है वहाँ से अकॉर्डिंगली उस पर ट्रेन रुकनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे और फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो सोलन से बहुत ज़्यादा टिकट सेल है नहीं ट्रेन का, ज़्यादा पॉपुलर स्टेशन रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो लोग जो ट्रैवल करते हैं उसको देखते हैं कन्वीनियंस को। जब ट्रैवल करेंगे तो कन्वीनियंस अपने आप मिल जानी शुरू हो जाती है, फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो बड़ा एक सर्कल है एक तरह का कि आप ट्रैवल ना करें तो फैसिलिटी कैसे देगी रेलवे। तो हमारे टिकट सेल का जो रियल नियम है उस हिसाब से हम कर पाएंगे। देखिए स्टॉपेज का भी वही अगेन क्वेश्चन आता है बार बार कि जब ट्रेन चलाई जाती है शिवालिक के नाम पर चलाई गई, नॉन स्टॉप ट्रेन चलाई गई,
अब उसमें धीरे धीरे स्टॉप और बढ़ाते रहे हम लोग तो फिर वो जो जिनके लिए ट्रेन चलाई गई नॉन स्टॉप वाली उसका मतलब नहीं रहता है। सोलन रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से कैंटीन भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कैंटीन खोलने के इच्छुक व्यक्ति की रेलवे विभाग मदद करेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। नूरपुर के 16 विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एसडीएम नूरपुर अश्विनी सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नूरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। नूरपुर की इन सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि 20 मार्च 2009 को भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया था। तब से लेकर ये विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार हो रहा है और इसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। ज्ञापन के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और हर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय व राज्य स्तर का कोई न कोई बड़ा संस्थान है। वास्तव में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में कांगड़ा जिला के 13 विधानसभा क्षेत्र और चंबा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कांगड़ा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र देहरा और जसवा परागपुर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हिस्सा है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के ऊपरी भागों में कोई न कोई प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। प्रतिनिधियों का कहना है कि नूरपुर क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है और केंद्रीय विश्वविद्यालय को इसी क्षेत्र में खोला जाए ताकि कांगड़ा जिला के निचले क्षेत्रों को भी उच्च शिक्षण संस्थान मिल सके। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सरकार इसे धर्मशाला या देहरा में 2 जगह खोलने पर विचार कर रही है तो इस विश्वविद्यालय का किसी एक विषय का महाविद्यालय नूरपुर में भी खोला जाए। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय खुलने से जहां निचले क्षेत्र के युवाओं को लाभ होगा, वहीं धर्मशाला और देहरा के बीच राजनीतिक रस्साकशी भी समाप्त हो जाएगी। एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसका जो कुछ जो पार्ट है वो नूरपुर में खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संस्था जो है स्वायत्त कॉलेज है और कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस एरिया में नहीं है। धर्मशाला में, कांगड़ा में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं पर नूरपुर में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ताकि यहाँ के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम पूरी यूनिवर्सिटी की मांग तो नहीं करते पर कुछ न कुछ यहाँ नूरपुर में ज्वाली, फतेहपुर 4 एमएलए कंस्टिट्यूंसी हैं तो कुछ न कुछ पार्ट जो नूरपुर को मिलना चाहिए। समाज सेवी संस्थाओं ने माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है अपने नूरपुर के एसडीएम साहब के माध्यम से ताकि नूरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। आज जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है धर्मशाला और देहरा में बंटी हुई है, आज तक 5 सालों में इसका विस्तार न निर्माण हो सका है। हमारी प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नूरपुर में खोली जाए। नूरपुर के क्षेत्र की 16 एनजीओज और सभाएं जो हैं उन्हें मिलजुल कर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से डिमांड की है और हमने ज्ञापन जो है एसडीएम साहब के थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी शाहपुर से ऑपरेट हो रही है और उसका अभी तक डिस्प्यूट है, अभी फाइनल नहीं हुआ कि वो धर्मशाला से होगी या देहरा से होगी। तो हमारा जो क्षेत्र है नूरपुर ज्वाली सब डिवीज़न है, इसमें कोई भी सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यही डिमांड रखेंगे कि इस क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाए और यहाँ के लैंड की अवेलेबिलिटी भी है और ये जो हमारा इलाका है ये पूरी तरह से रेलवे और एयर से कनेक्टेड है। युवाओं को नूरपुर में एक अच्छा विश्वविद्यालय जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के नूरपुर में खुलने की बहुत ही आवश्यकता है। इलाके में एक केंद्रीय जगह होने के नाते पठानकोट, कांगड़ा, धर्मशाला अगर देखा जाए तो नूरपुर एक केंद्र माना जाता है शुरू से ही। तो मेरी प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से ये अपील है कि वह बहुत ही जल्द यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल दें। इस बारे में नूरपुर के एसडीएम अश्विनी सूद ने बताया कि नूरपुर की विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय नूरपुर में खोलने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा। आज नूरपुर सब डिवीजन से 16 एनजीओ ने ज्ञापन सौंपा है कि नूरपुर उपमंडल के अंदर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। तो इसके लिए 1-2 जगह भी चिन्हित की गई है। ये मामला हम उच्च माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री तक भेजेंगे और इसमें अगर सरकार का सहयोग रहा तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कोई ना कोई ब्रांच या शाखा या पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के प्रयास किए जाएंगे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट।
जिला कांगड़ा के देहरा में देहरा तथा जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा उपस्थित हुए। वहीं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। देहरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का रोष इन दोनों ही उपाध्यक्षों को झेलना पड़ा। देहरा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रचार प्रसार समिति के सदस्य संदीप शर्मा ने मंच से ही कह डाला कि आईपीएच विभाग के चक्कर लगा लगाकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता थक गए हैं। कई सालों से बन रही रजियाना पानी की स्कीम को विभाग शुरू नहीं कर रहा, जिससे हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आईपीएच विभाग के अधिकारी भाजपा की बैठकों में चले जाते हैं और जब कांग्रेस बुलाती है तो आईपीएच विभाग के अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं। आईपीएच एक्शन साहब नहीं आए हैं। जब भाजपा की मीटिंग होती है तो सबसे पहले आते हैं, लेकिन हमारी जब कांग्रेस की मीटिंग आती है तो छुट्टी पर चले जाते हैं। तो एक सबसे जो मेरे इलाके का मुद्दा है वो रजियाना 2 पेयजल योजना। इससे 15 गांवों को लाभ मिलेगा। पिछली वीरभद्र सरकार ने नवाज से पैसा मंजूर किया था, धूमल गवर्नमेंट चली गई, हमारी छोटी सी योजना को पीछे कर दिया और जहां करोड़ों रुपए बचते थे इस योजना में उसको बना दिया। मेरे 15 गांव के लोग प्यासे हैं, 15 साल हो गए और रजियाना 2 अभी तक अपग्रेड नहीं हुई। वहीं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने भी अपने संबोधन में कह डाला कि उपमंडल के एक विभाग ने तो भाजपा नेता के धाम का खर्चा उठाया। सरकार ने उन्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा है, न कि इन कार्यों के लिए। अगर वे नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सारा खर्चा सरकार से हुआ, सरकार मतलब एक डिपार्टमेंट ने किया, ऑफिसर का मान हुआ, लेकिन इस प्रवृत्ति को इस शादी को बदलना है, नहीं तो वो बदले जाएंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ एक अफसर उनकी सुनते नहीं है। देर रात रविंद्र रहेगा तो सारे अफसर इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने पार भी कहा था कि कर्मचारी और अधिकारी अपनी प्रवृत्ति बदलता है, लोगों को कार्यकर्ता काम कराए, जिसने काम करना वो जा रहा है, जिसने नहीं करना वो यहां से बाहर चले जाए, या तो हम उनको बाहर कर देंगे। सिटी चैनल के लिए देहरा से गुलशन धनोआ की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर सरकार व विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में बनना चाहिए और विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में बनना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर चल रही खींचतान के चलते हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की वजह से आज छात्र परेशान हो रहे हैं और आज तक सरकार की वजह से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पा रही। कि एक और से प्रदेश के स्थानीय बच्चे वहां पर दुखी हो रहे हैं और दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना था वो नहीं बन पाया। वीरभद्र सिंह जी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, प्रदेश इसका खामियाजा भुगत रहा है। अब समय आया है उनके चुंगल से निकलने का और देहरा में विश्वविद्यालय का नींव पत्थर रखकर वहां पर शुरुआत करने का। केवल ज़रूरत है पहले वाले प्लान को एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजें और उसकी अप्रूवल जल्द से जल्द हो जाएगी। वहीं इस आरोप का कटाक्ष करते हुए शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और विपक्ष को चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से दूर रखे ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। सुधीर शर्मा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर हिमाचल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार है और वो क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेने के लिए प्रयास करते हैं। केंद्र में उनकी सरकार है, पूरा बहुमत है और वहीं से इसका जो फाइनल फैसला होना है। प्रदेश सरकार सिर्फ भूमि चयन करके भेज सकती है कि ये हमारे पास भूमि उपलब्ध है इस स्थान पर,
और आप चयन करें और काम शुरू करवाएं। अगर पूर्ण बहुमत में भी वो ये कह रहे हैं कि हम ही रोक रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा धोखा और क्या वो प्रदेश की जनता को देंगे। शुरू से ही ये इस मुद्दे को विवादित बना दिया गया जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। हालांकि शैक्षणिक संस्थान जो हैं ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि हमने ठीक है जगह चयनित की, वो अगर उनको लगता है कि ठीक नहीं है, अर्थ को एक प्रोन है, तो और जगह उपलब्ध है, यहाँ भी देंगे और कांगड़ा में जहाँ उपलब्ध होगी वहाँ देंगे। जहाँ पर उनको ठीक लगता है वहाँ बनाएं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला जिले के रामपुर स्थित 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन मुख्यालय झाकड़ी के ऑडिटोरियम में 27 अक्टूबर से न्यूरोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। ये निशुल्क शिविर 3 दिनों तक चलेगा। इस प्राकृतिक चिकित्सा में दवाओं का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। शिविर के दौरान विशेषज्ञ विभिन्न बीमारियों में प्राकृतिक तौर से किस तरह उपचार करना है इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। शिमला जिला के झाकड़ी में 27 अक्टूबर से न्यूरोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन मुख्यालय झाकड़ी के ऑडिटोरियम में 3 दिन तक मुफ्त शिविर लगाया जाएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना द्वारा सामाजिक भागीदारी और दायित्व निभाते हुए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में परियोजना क्षेत्र के लोग भी इस मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के महाप्रबंधक संजीव सूद ने बताया कि इस प्राकृतिक चिकित्सा में दवाइयों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। लोगों को विभिन्न बीमारियों में कैसे प्राकृतिक तौर से उपचार करना है, विशेषज्ञ इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद लोग घर में बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं। संजीव सूद ने कहा कि उनका प्रयास है कि भारतीय पुरानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दें ताकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का आम लोगों को ज्ञान हो। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में न्यूरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का एक शिविर लगा रहे हैं हम लोग 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। टोटल 5 लोगों की टीम आएगी और ये प्राकृतिक चिकित्सा लोगों को सिखाएगी किस तरह से प्राकृतिक रूप से अपनी चिकित्सा खुद की जा सकती है। जिन लोगों को पेट की बीमारी है, जोड़ों के दर्द है, हड्डियों की बीमारी है या मानसिक विकार है, इस तरह सब रोगों का कुछ इलाज इन लोगों के पास में है। इसमें दवाई का सेवन बिल्कुल नहीं होता, सारा का सारा प्राकृतिक चिकित्सा पे ही आधारित ये शिविर है। हमारे आसपास के इलाके के दूर दराज के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, तो निगम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ही ये शिविर लगा रहा है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला स्थित मिनी सचिवालय में लोगों की समस्याएं सुनी और बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे अधिकतर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। सुधीर शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगामी दौरे के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों की समस्याओं का हल तत्काल हो जाता है और जनता को मुख्यमंत्री से मिलने का भी मौका मिलता है। मंत्री कांगड़ा के प्रवास पर 1 दिन के लिए आ रहे हैं धर्मशाला में और सुबह पहुंचेंगे। उसके बाद धर्मशाला में महिला पुलिस स्टेशन जो शिमला में पहला खुला है, दूसरा यहाँ खुलने जा रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर की जो एसोसिएशन है उन्होंने अभिनंदन समारोह रखा है और एक पीडब्ल्यूडी के पुल का उद्घाटन शिलान्यास है चैतड़ू में और उसके बाद उनका टाना मेडिकल कॉलेज में एक समारोह है, उसमें हिस्सा लेंगे। परसों वो पंचायत के जो तकनीकी सहायक हैं उनके द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया धर्मशाला में, उसमें भाग लेंगे और इस दौरान वो स्थानीय जनता से भी मिलेंगे, सर्किट हाउस में रुकेंगे। मैं समझता हूँ कि उनके इस प्रकार के जो दौरे हैं इनके दौरान जो समस्याएं होती हैं लोगों की, उनका भी निवारण मौके पर हो जाता है और इसके बाद अभी जब शीतकालीन सत्र होगा उसमें भी जो प्रदेश का ये हिस्सा है यहाँ के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।
राजधानी शिमला में सर्दियों का मौसम आते ही सभी अस्पतालों में रक्त की कमी बढ़ जाती है और मरीजों व उनके तीमारदारों को रक्त के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। मरीजों की इसी परेशानी को दूर करने और अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका निभाती है। प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा इसी कड़ी में रविवार को शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सर्दियों के मौसम में अस्पतालों में रक्त की कमी रहती है, जिसे दूर करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर रविवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित रक्तदान शिविर दीनदयाल अस्पताल से आए डॉक्टरों की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में रक्तदान कर पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दिव्य ज्योति जागृति संस्था के प्रतिनिधि कुंदन सिंह बिष्ट ने रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संस्था द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। ये गुरुदेव स्वर्गीय आशुतोष महाराज जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पर एक शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक वेल रिनोन्ड सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशन वाइड और इंटरनेशनली अपने स्पिरिचुअल और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है। और ये विभिन्न प्रकल्पों के अंतर्गत देश में और विदेशों में वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती हैं, जिनमें 10-11 टोटल विकल्प हैं। इनमें से एक विकल्प है आरोग्य। इस आरोग्य विकल्प के अंदर जो है ये हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो हैं समाज को देते हैं गुरु महाराज जी के प्रेरणा से। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज शिमला में जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये इसी आरोग्य प्रकल्प के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस कैंप में न केवल रक्तदान किया गया, अपितु रक्तदाताओं को रक्तदान से होने वाले लाभों के बारे में भी जागरूक किया गया और उन्हें प्रेरित किया गया कि और हमने यहाँ पर आज ये एक बहुत अच्छी बात देखने में आई कि यहाँ पर जो टूरिस्ट दूसरी जगहों से जो यहाँ पर घूमने आए हैं, इन्होंने भी वॉलंटरीली इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और युवा वर्ग जो है, जिनमें से बहुतों ने आज प्रथम बार जो रक्तदान किया है, उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्हें सबको ये बताया गया कि रक्तदान से होने वाले फ़ायदे जो हैं रक्तदाताओं के भी स्वास्थ्य पे पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के साथ लगती डुम्मी पंचायत में लोगों की लंबे समय से चली आ रही पंचायत भवन की मांग अब पूरी हो गई है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन करने के बाद सांसद वीरेंद्र कश्यप ने इसे लोगों को समर्पित किया। उन्होंने स्थानीय पंचायत प्रधान द्वारा रखी गई समस्याओं के निदान का भी आश्वासन दिया। शिमला के साथ लगती डुम्मी पंचायत में रविवार को सांसद वीरेंद्र कश्यप ने ग्राम पंचायत डुम्मी के भवन का उद्घाटन कर उसे लोगों को समर्पित किया। ये भवन 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर पंचायत प्रधान मनोहर सिंह कश्यप ने सांसद का स्वागत और धन्यवाद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कई वर्षों से पंचायत भवन की मांग की जा रही थी, वहीं लोगों को भी बैठने में समस्या आ रही थी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल का पहला काम था। पंचायत प्रधान मनोहर सिंह कश्यप ने सांसद को अपनी पंचायत में आ रही समस्याओं से भी अवगत करवाया। कई वर्षों से यहाँ पे बड़ी मांग थी कि जब भी हम, इससे पहले भी मैं यहाँ पंचायत में आता था तो लोगों को बाहर बैठना पड़ता था, परंतु अपने कार्यकाल में सबसे पहला मेरा इशू था कि सबसे पहला एक ऐसा पंचायत भवन बनाया जाए कि लोगों को भी लगे कि जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, वहाँ संसद बैठते हैं। तो इसी तरह हमारे ये ग्रामीण स्तर का एक पंचायती राज था कि हमारा भी एक ऐसा संसद बने कि लोगों को महसूस हो कि हम कहीं पंचायत में जा रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन जो पंचायती राज की जो लोगों की जागरूकता थी वो दिन पे दिन खत्म होती जा रही थी। तो साथ में सांसद जी ने हमने जो मांग पत्र रखा है, यहाँ पे जो हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, 60-65 साल पहले पंचायत के माध्यम से लोगों को ज़मीन आवंटित की थी, परंतु अभी तक उनका मालिकाना हक नहीं मिला।
तो मैंने सांसद से भी अनुरोध किया है कि उन लोगों को मालिकाना हक मिले। साथ में मैं हिमाचल सरकार से भी अनुरोध किया बार बार, अपने विधायक सुंगटी निर्वाचन क्षेत्र के राणा अनिरुद्ध सिंह जी से भी, और अपने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इन लोगों की जो मांग है वो ज़रूर उस पर गौर करें। साथ में हमारा इस पंचायत में मनरेगा के तहत अच्छे कार्य चले हुए, मैं विकास खंड ब्लॉक की तरफ से भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जिलाधीश शिमला डीसी महोदय से भी जब भी हमें किसी प्रकार की मांग की तो हमें पूर्ण सहयोग मिला, धनराशि मिली। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि ये भवन 10 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इस पर सांसद निधि से 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर भवन में रही कमी को पूरा करने के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। आज ग्राम पंचायत डुमनी में ग्राम पंचायत भवन का जो है 10 लाख रुपए की लागत से जो है भवन बना है, उसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ के प्रधान श्री विनोद लाल कश्यप जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे खुशी है इस बात की कि पंचायत में इस प्रकार का बहुत अच्छा भवन का निर्माण हुआ है। हालांकि इसमें सांसद निधि भी 5 लाख रुपए लगी है, पर फिर भी इसमें कुछ कमियां रही हों, कुछ और इसमें एडिशन होनी है, उसके लिए भी हमने अभी 1.5 लाख रुपया इसमें और देने का जो है घोषणा की है। और हम समझते हैं कि हमारी जो पंचायतें हैं वही हमारा आधार है डेमोक्रेसी का, लोकशाही का, प्रजातंत्र का। इसको हम जितना ज़्यादा मजबूत कर सकें, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, ताकि हमारी पंचायतें ज़्यादा प्रॉस्परस हो, वहाँ की विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने, वहाँ पर सुविधाएं हर प्रकार की, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं जितनी ज़्यादा होंगी तो मैं समझता हूँ भारत उतना ही मजबूत बनेगा। मुझे खुशी है कि यहाँ की स्थानीय जनता भी हर काम में आगे आने का प्रयास करती है, कोऑपरेट करती है और यहाँ के विकास में जो है हर आदमी जो है अपना योगदान देता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार सड़कों पर भटक रही गायों और गौवंश के अन्य पशुओं को पनाह और संरक्षण प्रदान करने के लिए गौवंश संवर्धन बोर्ड का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग गाय को घरों में प्रयोग करने के बाद उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, जो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पुनीत कार्य के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को भी शामिल करेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए शिमला में लोगों से आग्रह किया कि गायों और बैलों को दूध, खेतीबाड़ी और अन्य घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग करने के बाद उनका त्याग न करें। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध ढंग से प्रदेश भर में आवारा पशुओं के लिए गौ सदन खोलेगी ताकि इन पशुओं को समुचित आहार मिल सके और सड़कों और गलियों में इनसे किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि वो एक गाय और अन्य पशु को सड़क पर देखना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़कों पर भटक रही गायों और गौवंश के अन्य पशुओं को पनाह और संरक्षण प्रदान करने के लिए गौवंश संवर्धन बोर्ड का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह से सरकार आवारा कुत्तों के लिए भी शिमला शहर के उपनगरों में आश्रय गृह खोलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में कुत्तों के काटने के बहुत से मामले सामने आए हैं और पैदल यात्रियों के लिए आवारा कुत्तों से हमेशा डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में डाला जाए और उनके टीकाकरण के लिए पशु चिकित्सकों की सेवाएं ली जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इसकी आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ। एक तो आप जानते हैं कि जो ये लावारिस कुत्ते होते हैं, इनको स्ट्रे डॉग कहते हैं, ये बेचारे गली गली में जाते हैं और ये कई दफ़ा जो लोग हैं उनके लिए भी खतरा पैदा कर देते हैं, काटते हैं। तो उनके रख रखाव के लिए जो शिमले के नज़दीक एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एक आश्रम जो उनको खोला जाएगा और जो कि वेल इक्विप्ड होगा, जिसमें वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी और उनके रखने का पूरा इंतजाम है जी। और इसकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और जगहों से भी जहाँ स्टेट हो तो उनको ले सकते हैं। अगर वो ना तो अन्य स्थानों पर भी एक दूसरा
इसका जो ये स्टेट डॉग्स के जो होम जो है वो बनाया जाएगा। दूसरी बात, आप जानते हैं हमारे पास जो पशु हैं, तो पशु सड़कों में घूम रहे हैं, एक बहुत बड़ा हृदयदायक एक दृश्य है। आज लोग इससे मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि अपनी जो गाय हैं, बैग हैं, इसका इस्तेमाल होता है तो उसको डंडा मार के सड़क पर भेज देते हैं। ये हमारे परंपराओं के विपरीत है। जहाँ हम उनको जागरूक करना है, जनता को भी, वहाँ जो स्ट्रे कैटल जो ये बैल है और गाय हैं जो दूध देती है, वो घूमती है सड़क के ऊपर, तो ऐसा देश है जो कि हृदय विदारक है। इसलिए इसका समाधान करने के लिए हमने जो वो गौवंश संवर्धन बोर्ड का कायम किया है और वो जगह जगह पर जो है वो गौशालाएँ बनाएगा और निजी क्षेत्र को भी साथ लेकर उनकी भी सहायता करेगा गौशालाएँ बनाने के लिए, ताकि जो गौशाला है सचमुच में लोगों की रक्षा के लिए हो, कोई उसमें कोई और छिपा हुआ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो मैंने सोचा ये कदम उठाना बहुत आवश्यक है, तो मैं उसकी घोषणा करता हूँ। उसके लिए जो है पर्याप्त धन के प्रावधान सरकार करेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। यदि प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के बारे में जल्द कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में अनुबंध कर्मचारी प्रदेश सरकार का तख्ता पलट करेंगे। ये चेतावनी सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने दी। सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक में अनुबंध कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और भविष्य में इन मांगों को पूरा करने की रणनीति तैयार की गई। नूरपुर में आयोजित सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत एवं सामाजिक न्याय विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में अनुबंध कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और भविष्य में इन मांगों को पूरा करने की रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर सर्व अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और सरकार के इस रवैये को संघ सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर अनुबंध कर्मचारियों द्वारा सरकार का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण और पेंशन के अधिकार पाने की दो मुख्य मांगे हैं। डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने बताया कि जिस तरह एक विधायक को पेंशन का अधिकार दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जो कर्मचारी 15 साल से लेकर 30 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें पेंशन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ये सब ठीक नहीं कर रही। हमारी डिमांड सिर्फ दो हैं। एक तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज प्रदेश में लगा RN पीरियड्स के अंडर, उसको रेगुलर किया जाए फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उनको सेम वर्क सेम पे और पेंशन बेनिफिट्स दिए जाएं। अगर एक MLA जो है पेंशन का हकदार है, तो जो लोग 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल सर्विस करते हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं है। ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगले इलेक्शन में हम हमारा इन्होंने डिमांड नहीं मांगी तो हम तख्ता पलट कर देंगे इनका। हम विधानसभा का घेराव करेंगे विंटर सेशन में और इस सोई सरकार को जगाएंगे कि अपने जो कर्मचारी हैं, एक चीफ मुख्यमंत्री जो होता है उसके लिए प्रजा जो अपने बच्चों के समान होती है, ये बहुत अन्याय किया जा रहा है अनुबंध कर्मचारियों से, जो कि कदापि सहन नहीं किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। शिमला के गेयटी थिएटर में YWCA और भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय चैरिटी शो वेलरीना क्लींजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की दूसरी संध्या पर रविवार को प्रदेश वित्त सचिव श्रीकांत बाल्दी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में डांस टीचर पूनम की शिष्याओं ने नृत्य, नाटिका और वेली डांस की बेहतरीन प्रस्तुति से दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस चैरिटी शो में शिमला के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निशुल्क एंट्री रखी गई है और आने वाले दिनों में रोजाना 2 स्कूलों के बच्चों को कार्यक्रम दिखाया जाएगा। शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर इन दिनों नृत्य कला की नायाब प्रस्तुति से सराबोर है। YWCA डांस अकादमी और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे चैरिटी शो
बैलेरिना क्लिंजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को वित्त सचिव श्रीकांत बाल्दी बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम में मंच संचालन की जिम्मेदारी अनामिका मल्होत्रा ने निभाई। YWCA डांस अकादमी में नृत्य की तालीम हासिल कर रही छात्राओं ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जो प्रस्तुति दी, उसने हॉल में बैठे सभी दर्शकों को करीब 1.5 घंटे तक ऐसे बांधे रखा कि वो बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूल गए और उनकी प्रस्तुति में मंत्रमुग्ध होकर रह गए। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य नाटिका के माध्यम से अच्छा संदेश भी दिया। इस मौके पर छात्राओं ने ब्रिटिश काल के दौरान के वेले डांस की प्रस्तुति भी दी। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना के लिए क्या किसी से प्रेरणा ली होगी? किसने उनकी सहायता की होगी? लगन और संयम से आज प्रेरणा के संपूर्ण व्यक्तित्व पर आ चुका था। वो उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी जहां out for a hunt, a prince finds one beautiful swan with a crown among the many. As soon as dusk falls, the swan turns into a beautiful girl Odette, the Swan Queen. She informs the prince about the curse of the wicked magician, which can only be broken if a man pure in heart reaches his love. पायल, अगर गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो। पश्चाताप करना चाहती हो ना तो जाओ, सबके सामने अपनी गलती मानो। इस कार्यक्रम की निर्देशिका और डांस टीचर पूनम शर्मा ने बताया कि इस चैरिटी शो से एकत्र धनराशि का उपयोग शिमला की खूबसूरत और ऐतिहासिक धरोहर YWCA भवन की मुरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा। यहाँ ऑलमोस्ट सभी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि YWCA डांस एकेडमी में ऑल ओवर शिमला जितने भी स्कूल्स हैं, हर स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे डांस के लिए आते हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, और सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं, तो वो सब बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। देश बहुत ही नोबल कॉज है हमारा ये परफॉर्मेंस का इस स्टेज शो का, क्योंकि हमारे YWCA की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो अब उसे रेनोवेशन की ज़रूरत है। उसको रेनोवेशन पूरा कराना तो खैर इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए, बट स्टिल इस तरीके के शो से अगर हम थोड़ा फंड रेज कर पाएँ उसके लिए, तो जो भी कुछ हो पाएगा उसे उस बिल्डिंग के लिए हम लोग करेंगे।
और वैसे भी YWCA बिल्डिंग में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हो रहा है। पुअर लेडीज़ के लिए स्टिचिंग, आर्ट क्लासेस, ब्यूटिशियन कोर्सेज और बाकी बच्चों के लिए आर्ट क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस, बहुत कुछ होता है। तो वैसे सोशल सर्विस का भी बहुत सा काम वहाँ से चल रहा है, ऑर्फनेज के लिए, पुअर जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो इसलिए उस बिल्डिंग को सेव करना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व कॉन्वेंट सेक्रेट हार्ट स्कूल ढली की प्रधानाचार्य सिस्टर जेसिंथा ने प्रस्तुति की सराहना की और प्रस्तुति दे रही छात्राओं और उसकी निर्देशिका पूनम शर्मा को बधाई दी। एकेडमी है, डांस एकेडमी है, जिसका डायरेक्टर, जिसका टीचर मिसेस पूनम शर्मा है, जो बच्चों की ट्रेनिंग देती है वो परफेक्ट है। आज का जो परफॉर्मेंस था वो सुपर्ब था और ऐसा परफॉर्मेंस बहुत ही कम देखने मिलता है हमें। और हमें गर्व है कि वो वही पूनम शर्मा हमारे स्कूल में काम करती है डांस टीचर के रूप में और हमारे बच्चों को भी ऐसा फॉर्मेशन देती है। और हम कंग्रेचुलेट करते हैं मिसेस पूनम शर्मा को और सभी बच्चों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को और इनके पेरेंट्स की एनकरेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व प्रदेश के वित्त सचिव श्रीकांत बाल्दी इन छात्राओं की प्रस्तुति से बेहद प्रभावित नजर आए और उन्होंने कहा कि इस नृत्य नाटिका से दिया गया संदेश और चैरिटी शो का उद्देश्य दोनों ही प्रशंसा और सराहना के हकदार हैं। डांस एकेडमी की छात्राएं हैं, उनका अभी परफॉर्मेंस देखा बैलेरिना। ये परफॉर्मेंस बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से मिसेस पूनम शर्मा की डायरेक्शन में हुआ था और करीबन 1.5 घंटे की ये जो प्रस्तुति थी, ऐसा लग रहा था कि इसको बराबर देखते जाएं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी और इसमें ये भी बताया गया कि जो अच्छा होता है डांसर भी और अच्छा व्यक्ति होता है वही आगे बढ़ता है और उसी की बाद में जीत होती है। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और इसका पर्पस बहुत अच्छा था कि YWCA को जो है रिनोवेट किया जाए और उसकी चैरिटी शो के रूप में इसको किया गया। मैं इस जो कार्यक्रम किया गया इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।